अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह 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 बंदे हरदम अल्लाह। पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फ़ानी अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फ़ानी मिन कुल्ली फ़ानी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ओ गाफिल इंसान ओ गाफिल इंसान। सब कुछ जाने जान बूझ कर बने हैं क्यों अनजान बने हैं क्यों अनजान। दारा और सिकंदर जैसे शहंशाह आलीशान, लाखों मर मिट्टी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान बड़े बड़े सुल्तान। तेरी क्या औकात है बंदे, कुछ भी नहीं है तू अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फ़ानी मिन कुल्ली फ़ानी। तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए चलते फिरते साए। जूं जूं बढ़ती जाए उमरिया जीवन घटता जाए जीवन घटता जाए। मौत खड़ी है सर पे तेरे, जाने कब आ जाए। एक सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए कौन तुझे समझाए। रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फ़ानी मिन कुल्ली फ़ानी। तन्हा कब्र में होगा तेरा, होगा न कोई मीर होगा न कोई मीर। अल्लाह ही अल्लाह बोल सलामत, अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह बोल सलामत। जीवन बाजी जीत जीवन बाजी जीत। ढलता सूरज रोज सुनाए तुझे पनाह के गीत। नींद से आंखें खोल तमन्ना, कैसी है ये प्रीत कैसी है ये प्रीत। अल्लाह तेरा जाग रहा है और सोता है तू अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह। पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फ़ानी मिन कुल्ली फ़ानी।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान का बाबरकत महीना है और हम आपके सामने हाजिर हैं इनाम रमज़ान के साथ। आज जो हम बात करेंगे वह है सब्र और शुक्र पे। सब्र और शुक्र कहने को ये दो अल्फाज हैं, लेकिन ये इंसान की पूरी शख्सियत के अहम सुतून है। मुश्किल में सब्र और खुशहाली में शुक्र, यही है अल्लाह को राज़ी करने का आसान नुस्खा। और इसी सब्जेक्ट पे हम रोशनी डालने के लिए हमारे पास हैं माहिर तिब्ब नबी आगा सैयद गुलाम नबी मौसवी। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और सब्र दोनों कर रहे हैं। बिल्कुल। तो शुक्र और सब्र दो बिल्कुल अलग अलग मौक़ों पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह को दोनों ही बहुत महबूब हैं। बिल्कुल। तो इस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सब्र और शुक्र है, ये असल में इसकी मुनासिबत रमज़ान से इस तरीके से है कि ये हमें इसी चीज़ का दर्स दे रही है। बिल्कुल। रमज़ान का जो ये महीना, खुदा ने जो ये बाबरकत महीना हमारे लिए भेजा है, इसमें जो अव्वलीन दर्स है वो यही है, सब्र करना और शुक्र अदा करना। खुदा जो ये रोज़ा रख रहे हैं, सारा दिन की भूख और प्यास, इस पे सब्र करना है और खुदा की नेमतों पे शुक्र अदा करना है। यही सिर्फ इसका फ़लसफ़ा अगर देखा जाए इस माह रमज़ान का, उस सारे माह रमज़ान में इबादतों में, सहरी में, अफ्तारी में, अगर इस चीज़ का खुलासा देखें तो सिर्फ दर्स जो मिलता है वो सब्र और शुक्र का है। आपको क्या हासिल है उस पे सब्र करें और उसका शुक्र अदा करें। जब भी आइम्मा मासूमीन को कोई नेमत मिलती थी तो उसका शुक्र अदा करते थे, और उसका शुक्र अदा जो है वो इसी तरीके से रोज़ा रख के या इबादत करके देते थे खुदा की तरफ से। तो ये जो रोज़े की हालत है, ये ऐसी है कि आप आम दिनों में भी जब खुदा का शुक्र अदा करना चाहें तो रोज़ा रख लें, खुदा का शुक्र उसमें अदा हो जाता है। बेशक ऐसे ही है, लेकिन अगर हम रमज़ान के अलावा भी इंसान की शख्सियत पे बात करें और इस दुनिया के पैरामीटर्स पे हम बात करें, तो जब इंसान किसी मुश्किल वक्त में आता है तो उस वक्त सब्र का दामन अमूमन उसका साथ छोड़ देता है वो, और शिकायत पर भी आ जाता है, अल्लाह से भी शिकायत करता है, लोगों से भी शिकायत करता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में हम स्ट्रेस भी कहते हैं, उसका भी शिकार हो जाता है। और जब अच्छा टाइम आता है तो वो अक्सर शुक्र करना भूल जाता है, और कभी तो उसमें मैं भी आ जाती है कि मैंने ऐसा किया तभी मुझे ये मिला। तो इस बारे में क्योंकि हमारा कुरान बड़ा और अल्लाह ने हमें कुरान में बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि जो है वो है, हमारी कोई हैसियत नहीं है जब तक कि वो हमारी हैसियत ना बनाना चाहे। तो ये सब्र और शुक्र क्योंकि अच्छे हालात और बुरे हालात पर है, और ये अच्छे हालात वही हैं जिसको हम समझते हैं कि जी हमारे पास तमाम चीज़ें हैं, तमाम नेमतें हैं, वो अच्छे हालात हैं। बुरे हालात वही होती हैं जब हम कहते हैं कि जी हमारे पास नेमतें छिन गई हैं, या हमारे प्यारे हमारे से दूर हो गए हैं, तो उस टाइम पर सब्र की तलकीन है। सो ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन लोगों के लिए करना बड़ा मुश्किल होता है। जी ऐसा ही। सो इस बारे में आप ज़रा थोड़ा बताइए। देखें, कुरान मजीद में भी सूरह मुज़म्मिल में खुदा फरमा रहे हैं कि जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए बेशुमार अजर है। मतलब ये अगर देखा जाए, सब्र सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, उसका अजर भी इतनी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ थी कि जब आप किसी मुश्किल या परेशानी की हालत में हैं, उस वक्त आपको आजमाया जा रहा होता है कि आप में कितना सब्र मौजूद है, क्या आप खुदा के बताए हुए अमाल पे अंजाम पजीर हो रहे हैं या और अल्लाह का ये वादा भी है, कुरान में ही है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। हर मुश्किल के कुछ मुश्किलात ऐसी हैं जो हमारा इम्तिहान लिया जाता है खुदा की तरफ से, और उसमें हमारे इसी सब्र के पैमाने को ही आजमाया जा रहा होता है। अब देखें, अगर हम इसी सब्र का एक मिसाल देखें तो दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा सब्र तो किसी का नहीं। बेशक बेशक। करबला के उस पूरे वाक़ये में आप देखें, पूरा ख़ानदान खानवादा जा रहा है, जबकि पता है हम इस जगह पर जाएंगे और ये वाक़यात हमारे साथ रूनुमा होंगे, लेकिन फिर भी अपने सामने अपने बेटों को शहीद होते देखा, अपने दोस्तों अहबाब को शहीद होते देखा, और सब्र किया, और सब्र के बाद 2 रकात नमाज पढ़ के खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझे इस सब्र पे कायम दायम रखा। क्योंकि ये वो लम्हा है कि जब आप इस चीज़ से मुनहरिफ हो सकते हैं
अगर आप सब्र का दामन छोड़ें और वही जो आपने जिक्र किया, शिकवे गिले खुदा से होने शुरू हो जाते हैं, यही असल इम्तिहान है इंसान का, कि जब खुदा आपको नेमतों से नवाजता है उस वक्त तो आप गिला नहीं करते कि ये नेमत मुझे ही क्यों मिली। बिल्कुल हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल आज हमारा अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, तो खुदा से ये नहीं पूछते कि ये हमें क्यों दी, हमारे पड़ोसी को दे देते, हमारे रिश्तेदार को दे देते। लेकिन नहीं, जब थोड़ी सी मुश्किल हमारे ऊपर आई, सबसे पहला शिकवा हम करते हैं कि या अल्लाह मैं ही क्यों, ये सब्र मुझसे ही लेना था, ये इम्तिहान मेरा ही लेना था। तो बिल्कुल ये कुछ चीजें हैं, कुफराना जुमले हैं, इनको हम अपनी लाइफ से अगर निकाल दें तो बेहतर है। और कुछ चीज़ों में अगर इसको दूसरे पहलू से देखा जाए, एक इंसान नादानी की हालत में अगर शिकवा कर रहा है तो अपने रब से कर रहा है, अपनी तन्हाई में कर रहा है कि मैं अपने दिल का हाल अगर अपने परवरदिगार से ना करूं तो किससे करूं। बेशक इसके नजरिए, अब नजरिए का इख्तिलाफ है, यहाँ नियत पे की बात आ गई नियत इसमें। की बात है, आपकी नियत क्या है। कुछ चीजें हैं जो हम अलल ऐलान यानी सब लोगों के सामने कर रहे होते हैं, वो चीज नहीं। लेकिन एक अगर आप तन्हाई में अपने खुदा से रब्त कर रहे हैं और उसमें शिकवा गिला अपने परवरदिगार से, वो आपका और खुदा का रब्त है, इसमें कोई और अमल दखल नहीं, बिल्कुल वो नियतों का ताल्लुक आ गया। लेकिन हम चाहिए कि हम खुदा की दी हुई नेमतों पे सब्र और शुक्र दोनों अंजाम देते रहें। बिल्कुल। अच्छा, ये जब हम बात करते हैं सब्र और शुक्र की, तो हमें तो ये हमेशा से बताया गया कि जी सब्र और शुक्र जो है वो दोनों अल्लाह की बंदगियों में से है। अल्लाह की बंदगी आप करते हैं तो सब्र में भी करते हैं और शुक्र में भी करते हैं। आजकल के बच्चों को ज़रा ये इसकी तालीम कम दी जा रही है, या वो इस तरफ ज़्यादा राग़िब नहीं है। कोई भी बात हम करी जा सकती है, लेकिन वो बहुत इम्पेशेंट है। उसके लिए आप ज़रूर बताइए कि उनके लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए। देखें, इसमें जो है ना, कुछ चीज़ें हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो असरअंदाज होती हैं हमारे एटीट्यूड के ऊपर, कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं जिसका असर आ रहा है। अब जिस तरीके से हलाल और हराम जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं असरअंदाज होती है आपके जिस्म पर भी, आपके एटीट्यूड पर भी, आपके नफ्स पर भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और यहीं पर भी अगर इसको देखा जाए, एक पहलू और एक कड़ी यहाँ से ज़रूर मिलती है। आजकल जो लोगों में सब्र नहीं, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं हलाल और हराम से भी आ रहा होता है, कहीं ना कहीं किसी मुश्किलात से आ रहा होता है। तो हमें अपने आप में इसका जायज़ा लेना चाहिए, वालिदैन को देखना चाहिए क्या हमारा अपना जो उनका एज आ पार्टनर, वाइफ और हस्बैंड का जो एटीट्यूड है आपस में किस तरीके से है। क्या अपने बच्चों के सामने वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या नहीं। जो एटीट्यूड वो अपनाते हैं उसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके बच्चों पर होता है। अगर हम देख रहे हैं हम किसी बड़े से लड़ रहे हैं किसी भी मामलात पे, या अपने रिश्तेदारों में कोई नाचाकी हो गई है उस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे कुछ बुरा भला और शिकवे चल रहे हैं और बच्चों के सामने, तो बच्चा वो लर्न कर रहा है। क्योंकि अव्वल दर्सगाह जो बच्चे की है वो घर है, माँ की गोद है। जब वो वहाँ पर वो ये चीज़ें देख रहा होता है बच्चा, तो उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में ज़रूर आ रहा होता है। और ख़ुराक भी बहुत असरअंदाज होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी औलाद को लुक़्मा हलाल खिलाएं, जिससे उनके अंदर सब्र भी आएगा और शुक्र भी आएगा। लेकिन अगर वो हराम की तरफ चले गए तो ये सब्र और शुक्र का पैमाना फिर उनके अंदर मिलेगा। बिल्कुल। हलाल हराम की डिबेट जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो रीज़न ही यही आता है कि जी हराम क्यों कमाया जा रहा है, कि अपने बीवी बच्चों के लिए या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। हालांकि अगर ये सब्र और शुक्र का दामन हम थाम लें तो हमें हराम खिलाने की अब कमाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। तो इसी सिलसिले में जब हम हलाल और हराम की बात करते हैं तो बड़ा लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा बेसिक है कि जी आपने चलो रिश्वत ली तो वो हराम है, आपने किसी का हक़ काटा तो वो हराम है। लोग ये नहीं कहते कि जी आपने अगर अपना वक्त ज़ाया किया तो वो भी हराम है। आपका जो डेजिग्नेटेड टाइम आपके ऑफिस में है या कहीं पे आपके वर्क प्लेस में है, उसमें आपने डंडी मारी है, आप उसमें उठ के चले गए हैं काम से, वो भी आपके हराम में आ जाता है। तो ये एक बड़ी ओपन डिबेट है हलाल और हराम की। इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताइए। देखें, ये एक मशहूर कहावत जो कही जाती है कि हराम का पैसा जेब में है और हलाल गोश्त की तलाश में है। ठीक है,
यहाँ पर ये वाकई एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अगर इंसान देखे तो शायद इस छोटे से महदूद वक्त में समराइज भी ना कर पाए हलाल और हराम को। लेकिन बस यही है कि हमें जो काम भी असाइन हो, या हम जो भी अपना काम या जो भी ड्यूटी है या जिस चीज़ पर भी हम फाइज हैं, उसको हम प्रॉपर दहानतदारी के साथ अंजाम देते हैं। बेशक। अगर टाइम है तो प्रॉपर टाइम के साथ उसको दें। अगर किसी की पैसों में लेन देन है तो उस पैसों में लेन देन में कहीं खयानत ना करें और कहीं किसी की हक तलफी ना करें। इन चीज़ों से अगर हम कोशिश करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, तो ये जुमला दुरुस्त नहीं है उनके लिए, क्योंकि आपके नसीब में जितना रिस्क लिखा है वो आपको मिलना है। बिल्कुल। लेकिन वो पाथ आपने डिसाइड करना है कि आया आपने सही तरीके से लेना है या गलत तरीके से, क्योंकि वो आपके नसीब का है। बस डिसाइड आपने करना है कि आप उसको हलाल तरीके से ले रहे हैं या हराम तरीके से। हलाल तरीके से थोड़ी डिले जरूर हो सकती है, मिलना आपको ही है, लेकिन वो सब्र। अब यहाँ पर फिर उसका ताल्लुक सब्र से आ गया। अगर आप सब्र करें तो जितना है आपके पास उस पर शुक्र अदा करते रहें खुदा का, तो जो आपके नसीब में था, जो आप हराम तरीके से कमाना चाह रहे थे, वो आपको हलाल तरीके से मिल जाए। बेशक। चलिए, तो हम सब्र की बात कर रहे हैं। हम अक्सर सब्र को तो फिर भी हम डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन अब शुक्र का टाइम आता है ना, तो हम यकीनन उसको भूल जाते हैं। उस शुक्र को हम किस किस तरह से अदा कर सकते हैं? देखिए, शुक्र के लिए खुदा ने इतना आसान तरीका दे दिया है कि वो आपसे कुछ लंबी चौड़ी चीज़ मांगता ही नहीं। तो कहता है 2 रकात नमाज पढ़ के मेरा शुक्र अदा करो, मैं काबिल हूँ। सिर्फ 2 रकात नमाज, शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़े, काफी है। अगर आप दिल से ही खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, वो तो परवरदिगार है, आपके दिलों में आपके हर एक राज को जानता है। बस आप अगर नियत है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये इबादत कर लो, ये सारी चीज़ें हैं, इतनी रकातें पढ़ लो, लेकिन अगर आपके दिल साफ है, वो सिर्फ नियत ही खुदा की नज़दीक काबिल कबूल है। खुदा को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज अगर हम देखें, उसके दिल में खुशू खुजू नहीं है और नमाज़ें पढ़े जा रहा है, तो वो सिर्फ एक्सरसाइज है। हराम का पैसा है, हज और उम्रे किए जा रहा है, वो उसकी एक्सरसाइज है। अगर आप नीयत के साथ, खुलूस के साथ 1 रकात नमाज पढ़ें, 2 रकात नमाज अदा करें, काफ़ी है खुदा के नज़दीक। लेकिन बशर्ते खुशू और खुजू होना चाहिए, आप उसको नीयत से उसको अंजाम दे रहे हो। लेकिन वो नीयत, यही सबसे मुश्किल काम है कि इंसान इस नीयत का ताल्लुक। अब देखें, कोई शख्स घर बना रहा है, अब घर में उसने एक खिड़की लगाई, अब खिड़की से हवा आनी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर वो ये नीयत करे कि ये जो मैं खिड़की लगा रहा हूँ, इससे अजान की आवाज़ आएगी और मैं उठ के नमाज पढ़ूंगा, जब भी वो उधर से हवा भी आएगी, जितना अरसा वो खिड़की वहां लगी रही है, उसको सवाब मिलता रहेगा। बेशक, सिर्फ नीयत तब्दील किया आपने और खुदा का अजर जो है वो आना शुरू हो गया। तो ये सारा दारोमदार आपके नीयत के ऊपर है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जितने आजकल हलाल हराम का फ़र्क मिटता जा रहा है, उतने ही उम्रा ज़ायरीन और हज ज़ायरीन बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल ये तो हर इंसान की अपनी ज़ाती अमाल है, अपने ज़ाती, और अल्लाह ने उसका खुद कहा है कि उसका फ़ैसला वो खुद करेगा। लेकिन जब हम शुक्र की बात कर रहे हैं, अभी हम इसी की बात को आगे बढ़ाते हैं। शुक्र का आपने कहा 2 नफिल नमाज, इसके अलावा जो है शुक्र और किस तरह से हम अदा कर सकते हैं? खुदा का शुक्र जो है आप किसी भी तरीके से अदा कर सकते हैं। उसमें किसी की मदद कर लें, खल की मदद, यस, खिदमत खल्क है, लोगों को खाना खिलाएं, जिसके पास रिहाइश को जगह नहीं है उसको जगह दें। किसी का कर्ज है, आप कर्ज अदा कर रहे हैं खुदा की खुशनुदी के लिए, और क्या चाहिए। सबसे ज़्यादा ताकीद है, अगर आपने किसी कर्जदार की मदद की, वो 10 गुना बराबर आपको मिलेगा दोबारा वापस खुदा की तरफ से। लेकिन उसका मकाम भी इतना बुलंद हो जाता है इंसान का। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी भूखे को खाना खिला दे राह चलते हुए, कोई आप देख रहे हैं गरीब बंदा है, पाँव में चप्पल नहीं है और इतनी गर्मी है और गर्म तपती हुई ज़मीन पे चल रहा है, एक चाहे हल्की चप्पल ही क्यों ना हो, उसको सिर्फ पाँव में पहनने को चप्पल दिला दे खुदा की खुशनुदी के लिए। मतलब एक वाकया है कि एक कोई आलिम दीन थे, बुजुर्ग थे, वो कब्रिस्तान में गए और वहाँ किसी कब्र से आवाज़ आई कि
ए फला आलिम दीन, मेरे घर ज़रा चक्कर लगाना, मेरी औलाद ने जब से मैं यहाँ पर हूँ कुछ पीछे से अजर नहीं भेजा उन्होंने, और मेरे कब्र के अंदर ये अजाब चल रहा है मेरे ऊपर। क्योंकि जब आपके कोई गुज़िश्तगान हो जाए, औलाद उसके लिए ख़त्म दुरूद वगैरह दे रहे होते हैं, तो उसको मिल रहा होता है, उसका अजर मिल रहा होता है। तो उस बुज़ुर्ग आलिम दीन ने कोशिश की कि मैं ज़रा देखूँ इसका बेटा कहाँ है या कोई औलाद है इसके घर में जिसको मैं जाके ये बताऊँ कि आपके वालिद जो हैं वो किसी मुश्किल में है, तो उनकी किसी तरीके से आप मदद करो या कोई चीज़ उनके लिए भेजो। तो वो ढूंढते ढूंढते उनके घर की तरफ पहुंचे तो वो घर पे नहीं थे। पता लगा कि वो नहर किनारे गए हुए हैं, उसका बेटा जो है वो नहर किनारे। वो आलिम दीन जो है वो उनके पास गए, उनके बेटे के पास सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं दिया बेटे ने। जो बेटा इस तरीके के किसी नेक कियाम और किसी भी के काम नहीं आने वाला, तो वो पीछे अपने वालिदैन को भी कुछ नहीं भेज रहा था अजर के तौर पे। दूसरी बार सलाम किया, जवाब नहीं दिया। तीसरी बार सलाम किया तो जवाब नहीं दिया। अब 3 बार सलाम करने के बाद अगर कोई जवाब ना दे तो वहां से पलट जाओ, उससे बात करने की जरूरत नहीं, शरई। लेकिन उस आलिम दीन ने कहा कि अब गुस्से वाले लहजे में कि तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से वहां मुश्किल में है और तुमने उसके पीछे कुछ नहीं भेजा अजर के लिए। वो बच्चे ने कोई आवाज नहीं दी और सिर्फ एक पानी उठाया क्योंकि तालाब किनारे था और उसको बाहर फेंक दिया, कहा मैंने दे दिया, जाओ। वो बुजुर्ग आलिम दीन गुस्से से वापस चले गए और बड़ी खिजालत के साथ कहा कि मैं दोबारा कब्रिस्तान जाऊं और वो अरवाह अगर दोबारा मेरे पास आती है तो मैं उसको बताऊं कि मैं गया था, मैंने कोशिश की, लेकिन वो आपके बेटे ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन जब वो वहां जाता है कब्रिस्तान और उस कब्र के पास जाता है तो देखता है कि अब नूर आ रहा है उस कब्र से, वो कब्र रोशन हो चुकी है। तो जब पूछा उस अरवाह से कि अब क्यों ये रोशन है जबकि तुम्हारे बेटे ने तो कुछ नहीं भेजा, तो वो जवाब देते हैं कि जब मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, जवाब नहीं दिया, और ये पानी जब उसने बाहर फेंका, वहां एक छोटी मछली जो है वो पानी के बगैर तड़प रही थी, वो उसने पानी फेंका, वो उसमें जी उठी और दोबारा समंदर में चली गई, और उसके उस जीने की वजह से खुदा ने मेरे ऊपर से अज़ाब हटाया और मैं यहाँ आज खुशहाल बैठा हूँ। तो ये छोटी छोटी सी नेकियां, मतलब उसने सिर्फ क्या किया, एक पानी उठा के बाहर फेंका, लेकिन उससे एक जो नेकी जनरेट हुई, उसने उसके वालिद की कब्र से उस अजाब को हटाया। तो ये छोटी छोटी नेकियां अगर हम अपनी जिंदगी में करना शुरू कर दें, और करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन हमें पता नहीं, हम बहुत से ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं, चलते हुए किसी की मदद कर दी, रोड से कोई चीज हटा दी जो किसी को नुकसानदेह हो सकती थी, ये भी एक अजर है खुदा का, लेकिन हम उसको नहीं समझ रहे। तो ये छोटी छोटी, वो खुदा कुरान मजीद में कहता है वमन यामल मिस्काला ज़र्रतन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतन शर्रन खैरन यरा। इस तरीके से मैं जर्रा बराबर भी अगर तुम शर करते हो तो मैं उसका शर से हिसाब देता हूँ, और अगर अजर करते हो तो अजर से हिसाब देता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच भी सकते हैं और खुदा का शुक्र भी अदा कर सकते हैं। बहुत खूब। अच्छा, अभी जब हम बात कर रहे थे तो अभी आपने जो किस्सा सुनाया उसमें आया कि बच्चे के वाले साहब जो हैं वो तकलीफ़ में हैं और चाह रहे हैं कि उनकी औलाद जो है उनके लिए खैर भेजे। अच्छा, इसमें भी बड़ी डिबेट आ जाती है कि खैर को जो है जो 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 लोग हमारे जो प्यारे हमारे दुनिया में से जा चुके हैं, हम उनके लिए खैर भेज सकते हैं कि नहीं, और इस पर हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एपिसोड पे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने बहुत खूबसूरत हमें बातें बताई और हमारे ईमान को ताज़ा किया। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आएंगे, अपनी नशियात कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे सेगमेंट में वो हैं बहुत सीजन जर्नलिस्ट मिस्टर हुमैर अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम हुमैर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से और हैं? आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? बस आज जब चूँकि रमज़ान की भी शुरुआत ही है, कुछ रोज़े गुजर चुके हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक रूटीन डेवलप होते हुए अभी टाइम लगेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो आप तो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, तो आपके रूटीन किस तरह से सेट हो पाता है रमज़ान में, या अच्छा। ज़्यादा टफ हो जाता है? अच्छा, हमारी रूटीन इस तरह होती है कि ज़्यादा इनफैक्ट ज़्यादा टफ हो जाती है, लेकिन हमें चूँकि आदत हो चुकी है, एक लंबा टाइम गुजर चुका है इस फील्ड में, तो अब इतना फील नहीं होता, बट अदरवाइज़ कभी-कभी ये एहसास होता है कि हाँ, कुछ ऐसी फील्ड होती है या कुछ इस तरह की नेचर ऑफ वर्क होता कि जिसमें हम थोड़ा रिलैक्सेशन होती है, या फिर रमज़ान का महीना है, ईद के जो त्यौहार आ जाते हैं या फिर जो स्पेशल ओकेजन्स आ जाते हैं, उस पे काम बढ़ जाता है। तो ये ज़रूर एहसास होता है, लेकिन अब चूँकि एक तवील मुद्दत गुजर चुकी है इस प्रोफेशन में, तो इनफैक्ट आदत हो जाती है आपको, और फिर इनफैक्ट घर वालों को भी आदत हो जाती है, एंड दे नो कि अब चूँकि ज़ाहिर है कोई त्यौहार आ रहा है तो काम बढ़ जाएगा। और हमारे साथ बिल्कुल उल्टा होता है, हमारा जब जब लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं, छुट्टी वाला दिन होता है, वो लोग एंजॉय करते हैं, हमारा काम डबल हो जाता है। ये मेरे ख्याल से शायद जर्नलिस्ट के लिए भी यही है और रेस्टोरेंट्स वालों के लिए भी हाँ यही हाँ, कुछ प्रोफेशन है, जैसे पुलिस वाले हैं, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, बल्कि इस प्लेटफॉर्म से मैं ज़रूर हमेशा जब भी बात करता हूँ, इनफैक्ट मैं जब अपने शोज़ भी कर रहा होता हूँ, तो मैं ज़रूर ये उसमें कहता हूँ कि हम इन लोगों को ना भूलें, जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, फिर हमारे रेस्टोरेंट की जो खाने पिलाने वाले भाई बहन हैं। बिल्कुल। डेफिनेटली ये इस तरह के प्रोफेशंस हैं कि ये अपनी फैमिलीज को भी सही टाइम नहीं दे पाते, और ये अपने ये प्रोफेशन बेसिकली के साथ बहुत हमारे मुख्तलिफ होते हैं। मजे को दुबाला करने के लिए हाँ, पीछे ये प्रोफेशन होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो चलिए हमारे बात करते हैं आपके जर्नलिस्ट करियर पे। आपने एक तवील टाइम गुजारा है इस मीडिया फील्ड में। पहले भी जर्नलिस्ट थे, उनका भी एक स्कोप ऑफ वर्क रहा है, आज भी है। आज क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है और इसके कुछ मोड ऑफ एथिक्स भी डिफाइन नहीं है, विच बिल्कुल इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, होने चाहिए। लेकिन क्योंकि नहीं है और हर कोई अपनी ज़बान बोल रहा होता है। बहुत से ऐसे टीवी एंकर्स भी हैं जो टीवी पर तो क्योंकि मोड ऑफ एथिक्स हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वही लोग जब सोशल मीडिया पर आते हैं तो वो उनकी ज़बान, उनका लहजा, चलो लहजा तो आप कहें कि आप सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन उनकी ज़बान, उनके अल्फाज इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, या उनको हम जी कैटेगराइज जी नहीं कर सकते किसी अच्छी वोकैबलरी में। तो इसके बारे में क्या आपका कहना है कि हमें इसको किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए? इसमें हमें क्या-क्या ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड हैं, या इसको हम प्रॉपर एज़ अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराएँ? इसके बारे में आप ज़रा कुछ बताएँ। अच्छा, सोशल मीडिया जब उसने थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, स्टेबल होना शुरू हुआ, हमने देखा कि जब 2000 के बाद ख़ास तौर पे जब आईटी सेक्टर ने थोड़ा बूम लिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर बात करें ग्लोबल सेक्टर में, तो जब इंफॉर्मेशन का जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो तेज़ होती गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक पहला जो प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया पे, वो था ऑर्किड के नाम से, अगर आपने यूज़ किया हुआ नहीं किया। उस टाइम के एथिक्स अगर मैं देखूँ ना, तो वो कदरे बेहतर एथिक्स थे। एथिक्स क्या थे कि लोग उसमें एक फीचर था जिसमें लोग टेस्टिमोनियल्स दिया करते थे एक दूसरे को। तो आई रिमेंबर कि वो हम जब प्रोफाइल्स विजिट करते थे तो उसमें बहुत अच्छे अल्फाज में एक बड़ा अच्छा सा एक पैराग्राफ उस शख्स की सना में लिखा होता था, या उसकी जो खूबियाँ वो बयान करता था कि किस तरह का आदमी है। तो वो एक बहुत अच्छा एक जेस्चर था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इन्फॉर्मेशन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन तेज़ होती गई, और फिर फेसबुक आया, एंड फिर उसके बाद ट्विटर आया, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आती गई, तो हमने देखा जितने भी प्लेटफॉर्म्स, और फिर इंस्टा के बाद खासतौर पे इसको देयर वाज नो स्टॉप टू इट। और अब जब यूट्यूब ने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है या बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट, कि जब हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ का जब पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को देखें, तो डेफिनेटली पॉजिटिव छोटा भी हो तो बड़ा इम्पैक्ट रखता है, बिल्कुल। और नेगेटिविटी तो हम चाहे कोई भी टूल हो हमारी लाइफ में, कोई भी पहलू हो, नेगेटिविटी हमने देखा है कि वो ज़्यादा ही दिखाई देती है और बड़ी प्रोमिनेंट भी होती है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी अच्छाई भी दिखे तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। हमारे यहाँ मसला ये हुआ कि हमने सोशल मीडिया को फॉर नेगेटिव पर्पस ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, ख़ासतौर पर जो सियासी मकासद थे, उसमें हमने देखा कि जो बेसिकली हम पोलराइजेशन इसको हम यूज कंट्रोल करें नहीं कर अगर पाए। हम वर्ड, तो बेलगाम हो गया। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, लगाम भी दुनिया भर में आप देखें, लगाम देना बहुत मुश्किल काम है। बहुत। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है ना कि हर शख्स के पास सेलफोन है, उसके पास अपनी फैसिलिटीज़ हैं, वो अपने इंटरनेट से उसको अपलोड कर देता है, 2 मिनट लगते हैं उसको। हर बंदा बेसिकली एक सिटीजन जर्नलिस्ट है।
वो उसी बिल्कुल। टाइम आपको एक हादसा कोई भी होगा किसी भी एंगल से, जिस एंगल को वो दिखाना चाहता है वो करके, और वो सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा और उसको देखने वाले हजारों लोग होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेलगाम का लफ्ज हम बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेलगाम के साथ जहां बात आती है ना सोशल एथिक्स की, वो होना बहुत जरूरी है। अब मोरल वैल्यूज क्या कहती हैं? हमने जब सहाफत स्टार्ट की तो हमें जो हमारे उस्ताद मिले वो उन्होंने हमें बाकायदा सिखाया कि किस तरह इन एथिक्स को फॉलो करना है। कोई जख्मी है तो पहले उसकी हमने जाके तीमारदारी करनी है, उसको बचाना है, उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करनी है, और अगर हम इसके अहल नहीं है तो हम वो रिसोर्सेज जनरेट करें, उसको जाके बचाएं, और फिर उसके बाद हम उसको शूट भी करें और सारी चीज़ें करें, अपना कैमरा खोलें, उससे बात भी करें सब, अगर वो स्टेबल हो गया। हमारे यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल बरक्स दिया गया। हम खून भी दिखा देते हैं, हम मारपीट भी दिखा देंगे। इनफैक्ट वो तमाशा जो हो रहा होता है उसकी रेजोल्यूशन की बजाय, रिजॉल्व करने के बजाय हम जाते हैं और उसको मजीद तूल देते हैं, वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो इस तरह एक पोलराइजेशन की जो फिजा है ना वो बहुत ज़्यादा कायम होती गई, और फिर जो रईस कसर थी वो हमारे सियासतदानों ने निकाल दी। उन्होंने अपने एजेंडाज के लिए मिसयूज़ करना शुरू किया लोगों को, हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा डीरेल करना शुरू किया। एंड दिस इज़ हाउ सोशल मीडिया ने अब एक ऐसा अपने आप की शक्ल इख्तियार कर ली है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, और वेस्ट में अभी भी देखें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके लोग चलते हैं। और उसकी शायद आई थिंक मैं एक और भी चीज़ को कहूँगा कि जो पेरेंट्स का किरदार है अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करने का, जब तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा कि वो मेरे सोशल ख्याल मीडिया पे से क्या डाल रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, इसको क्या हम देख रहे हैं। पूरा सोसाइटी की ही को हम इसको फीचर करेंगे जी। इस मामले में, क्योंकि देखिए हमें मॉरल्स तो हमें सिखाए जाते हैं, हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जब हमने सीखे हुए हैं मॉरल्स तो वही सेम एप्लीकेबल होने चाहिए हमारे सोशल मीडिया बिल्कुल पर ऐसी भी। है, बिल्कुल ऐसी है। वहाँ पर हम बिल्कुल जो है एक नए इंसान बनकर या बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनकर अपने आप को दिखा रहे होते हैं। अच्छा, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और हर प्लेटफॉर्म की ऑडियंस भी अलग है, हर प्लेटफॉर्म का मैनरिज्म भी अलग है। जब हम बात करते हैं एक्स की तो हाँ ये बहुत ब्रूटल है, लोग बहुत ब्रूटली इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। बट द मोस्ट ऑथेंटिक वन। ऑथेंटिक हाँ, वन, यस। क्योंकि जाहिर है हर चीज़ वेरीफाइड है वहाँ पे। दूसरी जब हम बात करते हैं इंस्टा की ऑडियंस बिल्कुल अलग है, फेसबुक की ऑडियंस बिल्कुल अलग है। जहाँ तक हम ऑडियंस की बात करते हैं और जहाँ तक हम फीचर्स की बात करते हैं कि कितने बड़े फीचर्स हम दे सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो मीडियम ऐसे हैं जिन पर हम फीचर लंबा दे सकते हैं, लाइक फेसबुक हो गया, एक्स हो गया, दो के बिल्कुल दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन अगर हम इंस्टा पे आते हैं तो बहुत शॉर्ट फीचर्स के साथ हमें चीज़ों को देना होता है। टिकटॉक अगेन इसने बिल्कुल ही हमारा माइंडसेट चेंज कर दिया है, उसको फॉलो करते हुए रील्स हैं, उसको फॉलो करते हुए यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं। इन सब को जब हम इतना मुख्तलिफ जाविये देखते हैं अपने अराउंड सोशल मीडिया के, इनको एक जगह पर क्लब करना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल हम ऐसे कौन से मेजर्स ले सकते हैं कि जिसमें हम एक मॉरल वैल्यूज़ प्रिंसिपली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा देखें, आपके जो सवाल में ना दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। वो ये हैं, एक तो देखें मेरा ताल्लुक रहा हमेशा कन्वेंशनल मीडिया से, और जब हमने स्टार्ट किया, मैंने अखबार से स्टार्ट किया, डॉन न्यूज़पेपर से मैंने स्टार्ट किया, तो तब की जो मोरल्स, जो वैल्यूज़ थी और लिखने का जो अंदाज़ था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इतनी ज़्यादा सनसनी नहीं फैलाई जाती थी चीज़ों में। फिर उसके बाद जो ऑडियंस थी वो भी बहुत ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को प्रमोट करती थी। आजकल क्या होता है कि मैं आपको एक मिसाल दूँ, आई वॉज लिटरली मैं बहुत परेशान हुआ उस चीज़ को देख के, और मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि जब मैं अखबार खोलता हूँ या कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर, जो बड़ा नाम नहीं लूँगा बट बहुत ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स की बात है, तो उसमें लिख दीजिए यासिर हुसैन ने नया आईफोन ख़रीद लिया। आई मीन ये अगर हेडलाइन लगना शुरू हो जाएंगी तो ये येलो जर्नलिज्म से भी नीचे की कोई जर्नलिज्म, मैं इसको येलो जर्नलिज्म ही नहीं कहूँगा। दिस इज़ बिलो द बेल्ट, इनफैक्ट नॉट बिलो द बेल्ट, बल्कि इसको मैं मानते ही नहीं हूँ कि आप इसको एक जर्नलिस्टिक कैटेगरी में एक हेडलाइन कैसे दे सकते हैं। तो हमने जब जर्नलिज्म स्टार्ट किया था तब इन सारी मोरल वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था। इनफैक्ट जो हमारे टीचर्स थे वो हमें बुरा भला भी कहते थे, डांट डपट भी करते थे कि अगर कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी वो न्यूज़ जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, दे यूज्ड टू थिंक कि ये एथिकली भी गलत है और इसमें कोई कुछ हासिल भी नहीं होगा और इसकी जर्नलिस्टिक एंगल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। सेम गोज़ विद सोशल मीडिया। मुझे तकरीबन 20 से 22 साल हो चुके हैं, 20 से 21 साल हो चुके हैं जर्नलिज्म की फील्ड में, और हमने आज तक यही कोशिश की है कि जितना जो हमारा तजर्बा हमने हासिल किया कन्वेंशनल मीडिया से, अब वो सोशल मीडिया पे भी अप्लाई करें, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम उन एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ को नहीं लेके आएंगे तो इवेंचुअली होगा क्या, जिस तरह आप आज की यूथ को देखते हैं, वो बिना सोचे समझे वो अपनी बात भी कह देंगे, सारी चीज़ें कह देंगे, विच इज़ राइट टू एन एक्सटेंट कि आप बोल सकते हैं, आप बोलना चाहते हैं, अच्छी बात है आप बोलें, बट देन कुछ एक लाइन होती है, देयर इज अ थिन फाइन लाइन जिसको आपने क्रॉस नहीं करना। वो लाइन क्या है? वो लाइन चाहे हमारे कोई मजहबी
वैल्यूज़ हैं, चाहे हमारी कोई सोशल वैल्यूज़ हैं, या फिर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ हम उस तरह कुछ चीज़ों पे बात नहीं कर सकते जिस तरह हमें करनी चाहिए, बहुत से इक़दार आ जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। और इनफैक्ट ना सिर्फ ये, बल्कि जो जिन प्लेटफॉर्म्स पे आपने सब तमाम प्लेटफॉर्म्स का नाम लिया, अब ये चूँकि कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं ना, इससे इनकम का बहुत ज़्यादा एक सोर्स जुड़ती जा रही है लोगों की। शायद ये भी एक वजह है कि अब जिसको जो मिलता है ना, जो हमारे अब एक दौर था जब हमने ये सोचना शुरू किया कि जब हम पॉजिटिव चीज़ दिखाते थे तो उसकी रेटिंग नहीं आती थी मीडिया में। और ये मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, ये मैं 5-6 साल 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये शुरू होना हुआ। और ये बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजिंग हमारे लिए था कि हम कोई अच्छी चीज़ दिखाते हैं, रेटिंग नहीं आती। जब कोई बुरी चीज़ और बहुत मसालेदार और उसको बड़ा इन्हांस करके बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं तो उसकी बहुत रेटिंग आती है। अच्छा, जब आप बात रेटिंग की करते हैं, रेटिंग कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जब से ये रेटिंग आई है आप क्या समझते हैं कि येलो जर्नलिज्म बढ़ गया है, पेज 3 का जर्नलिज्म बढ़ गया है? बिल्कुल बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया इनफैक्ट। और रेटिंग की दौड़ ने इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट इस इंडस्ट्री से गायब कर दिया। वो गायब क्या कर दिए कि वो सहाफ़ी अब सहाफ़ी रहेगा जो जिसको सेंसेशनलाइजेशन करनी आती है, चीज़ों को गलत बताना आता है, फेक न्यूज़ नैरेटिव बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया सोसाइटी में। तो अब जो इस पे ज़्यादा यकीन रखते हैं ना सहाफ़ी, यानी अगर हादसा इतना सा हुआ है और उसको बता इतना दिया गया है, उसके 10 पहलू निकाल दिए गए हैं, और जो चीज़ें नहीं भी बतानी, जो हमारा इस्लाम भी हमें इजाज़त नहीं देता कि आप पर्दे डालें, पर्दा डालने की हमें तलकीन दी गई है कि अगर कोई शख्स बुराई भी कर रहा है उससे तलकीन करें बेहतरी करने की, या उसे बताएं कि ये गलत है और उस पर पर्दा डालें, ना कि आप जाके 4-5 लोगों को मज़ीद इकट्ठा करें और ये तमाशा दिखाना शुरू कर दें। इस चीज़ ने भी अब बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है मीडिया को ख़ास तौर पे, और फिर यही वैल्यूज़ अब लेके अब सोशल मीडिया पे भी आते हैं। तो जब मीडिया स्टडीज़ की हम बात करते हैं, मीडिया स्टडीज़ हमारा बच्चा जाकर सीखता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो अब क्योंकि सबके पास फ़ोन है, सबके पास अपना ओपिनियन है, सबके पास न्यूज़ है और सबके पास सेंसेशन है, सो आप क्या समझते हैं कि अब इस मीडिया ये जो मीडियम है मीडिया का, इसको क्या हमें स्कूल लेवल तक लेकर आना चाहिए ताकि बच्चे वहीं से सीखना शुरू कर दें? हाँ बिल्कुल, देखें स्कूल लेवल तक डेफिनेटली। अभी तक तो हमने कोई कोर्स ऐसा डिज़ाइन नहीं किया, ना ये पढ़ाया जाता है, ना हमारे करिकुलम का हिस्सा है। बहुत सी चीज़ें अभी भी ऐसी ही हैं जिसको मैं अगर वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ या उन ममालिक की बात करूँ जहाँ देखें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में वुमेन स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट है और बड़ा ऑथेंटिक सब्जेक्ट माना जाता है। जेंडर स्टडीज़ भी होता है हमारे यहाँ, जेंडर स्टडीज़ भी है, फिर उसके बाद एनिमल स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और बड़ी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ इन तमाम तर डिग्रीज़ को ना तो कोई अच्छा समझता है, ना प्रमोट करने की कोशिश की, और फिर हमारी इंस्टीट्यूशंस का भी यही हाल है, वो इसको अपनाना भी नहीं चाहते क्योंकि यहाँ उसकी कदर नहीं है। कुछ जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कहकर साइडलाइन कर दिया जाता है कि शायद इनके पास कुछ करने को नहीं था प्रोडक्टिव, जो उन्होंने जेंडर स्टडीज़ ले लिया। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये चीज़ें हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। अब जब हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर होगा और जिस तरह हम उसे बेहतर करना चाहते हैं, वो इन तमाम तर चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना होगा, इन वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट। आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल काम ज़रूर है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ अब जो नई नस्ल है वो ये समझती है इन चीज़ों को कि हम अगर कंप्यूटर साइंस से, हम अगर डॉक्टर बनने से, हम इंजीनियर बनने से अगर थोड़ा और वर्सेटाइल फील्ड की तरफ जाएं तो वो बेहतर होगा। वरना देयर वाज अ टाइम जब हम स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में आ रहे थे तो वालिद और वालिदा यही चाहते थे, एक बंदा चाहता था इंजीनियर बन जाए और एक बंदा चाहता था डॉक्टर बन जाए। तो आई थिंक ये जब हर बच्चा यही पढ़ना शुरू कर देगा तो ना तो नौकरी रहेगी, ना फिर उसके लिए कोई और मीडियम रहेगा। और बाकी टाइम था डॉक्टर इंजीनियर का, फिर उसके बाद आया एमबीए का, उसके बाद फिर आया चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और फिर आईटी का दौर आया, और अब जो है मेटा की तरफ हम जा रहे हैं। तो बेहतर देखें, टाइम इवॉल्व कर रहा है ना अपने आप को, हर चीज़। अब हम भी पीछे रह जाएंगे। मेटा इज अ न्यू वर्ल्ड। अब मुझे तो लगता है कि डिफरेंट वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड है ये भी खत्म हो जाएगी, ये खत्म करेगा, ये फिजिकल वर्ल्ड अपने आप को खुद खत्म करेगा वहाँ पहुँचने के लिए। बिल्कुल ऐसी है। तो अब मेटा पे ज़मीनें खरीदी जाएंगी, मेटा पे बिजनेसेस हो रहे हैं, मेटा अपने आप को प्रॉपर्टी भी लॉन्च करने जा रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें होनी जा रही है, मेटा शॉपिंग होनी जा रही है, अब सारी चीज़ें। तो आई थिंक डिजिटल करेंसी देख लें, ये बहुत बड़ा एवोल्यूशन है जो आपके हार्ड करेंसी को ख़त्म कर देगा विद टाइम। तो ये इन चीज़ों को हमें देखना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक विद टाइम जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा तो इसकी जो मोरल एथिकल वैल्यूज़ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। अभी तक इंसानियत खुद कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। मेरे ख्याल से जो हमारे मॉरल एथिक्स वैल्यूज़ हैं जो हमें सोशल मीडिया पे अप्लाई करनी चाहिए, वो वेस्ट में फिर भी खासी कंट्रोल्ड हैं, क्योंकि वहाँ पर शायद ओपिनियन जो लोगों का था वो कभी भी दबाया नहीं गया, तो वो आज भी अपना असर रखते हैं। हमारे वाले अभी ज़रा थोड़े से कंफ्यूज हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये कंफ्यूजन ख़त्म हो और हम एक
बेहतर दुनिया देख सकें। तो थैंक यू सो मच हुमैर अनवर You're साहब, welcome जी, आपका thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, रोज़े की हालत में आप आए हमारे पास और आपने हमें टाइम दिया। नहीं बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया और थैंक यू थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, चलते हैं ज़रा ब्रेक की तरफ और उसके बाद फिर आते हैं अपने सेगमेंट लज्जत रमज़ान की तरफ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अब हम चल रहे हैं अपने सबसे मज़ेदार वाले सेगमेंट पे, जो कि है लज्जत रमज़ान, और देखते हैं कि आज हिरा और रिफ़ा क्या बना रहे हैं हमारे लिए। जी हिरा और रिफ़ा, आज क्या है हमारे लिए दस्तरखान पे? जी नाज़रीन, देखा आपने, इतनी मज़े की रेसिपी बनी है और यहीं से अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मुलाकात होगी आपके साथ एक नए मेहमान के साथ, नए बयान के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू ज़ोफिशा। आज मैं और हिरा जो है वो बनाने लगे हैं एक स्वीट सी रेसिपी फॉर अ चेंज। आज की क्योंकि हम हमारी स्वीट डिश है तो हमारा इसका नाम जो है इट्स कॉल्ड फ्रूट क्रम्बल। इसका बेसिकली तरीका ये है कि आपकी बेस जो है वो बिस्किट की होगी, बिस्किट क्रम्स की, ऊपर हम लेयर की फिलिंग डालेंगे एंड टॉपिंग विद आवर फेवरेट फ्रूट, दैट कैन बी एनीथिंग। आज की जो हमारी फ्रूट है वो है एप्पल है हमारे पास। ये देखें आप, हमने एक एप्पल लिया है और एक कीवी लिया है। तो हिरा जब तक आप फ्रूट को कट अप कर दें, मैं जब तक बिस्किट क्रश करने पे आ जाती हूँ। ऑलराइट, एंड हमारे जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स आपको हैं, हेल्प कर देते हैं इसमें। थैंक यू। हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आज की रेसिपी में वो हम लाए हैं नाइस सुपरमार्ट एंड फार्मेसी से। जैसे आप देख रहे हैं हम कर रहे हैं इसको क्रश। आप अगर वो रोलिंग पिन होता है उससे भी आप कर सकते हैं, वरना आप हैंड क्रश भी कर सकते हैं। I think we are good to go. आप बिल्कुल उसी तरीके से क्रश करिए जैसे बचपन में बच्चे जो है ना वो बबल रैप फाड़ते हैं, या फिर जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज उनको मिल जाए तो उनका एक गेम हो जाता है। थोड़ा सा तो बचपना लाना पड़ता है ना। चल, जैसे आप देखें
ये इनिशियल हमारी लेयर बन गई है, इसको भी हम थोड़ा सा और क्रश कर सकते हैं। जैसे अगर तब आप तक हम आपके लिए फ्रूट काट लेते हैं। हम अपनी दूसरी डिश में भी डाल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग द क्रीम। हम एक जनरस लेयर ऑफ क्रीम डाल देते हैं इन ईच बोल। जैसे आप देख रहे हैं। हिरा, आपको मीठा पसंद है इफ्तार में? जिस तरह देखें ना, सबके घर में फ्रूट चाट और ये सारी चीज़ें तो बनती ही हैं। यस। अब आई गेस इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो आजकल लोग बहुत ट्राई करने लगे, जो easy जल्दी होती है बन ना, जाए, जो yes. इजी हो, जिनमें बच्चे भी थोड़े इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह की चीज़ों में, यस। यू नो, प्रेजेंटेबल भी हो जाती है। मेरा ख्याल है आपके घर में जब गेस्ट आते हैं तो हर किसी को कुछ नया ट्राई करना होता है। अब हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा फ्लैटन, ताकि ये इवन हो जाए। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। नाइस। और इसको भी हम कर देते हैं। चलिए, फ्रूट्स मेरे इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए कट गए हैं, तो हम गार्निश कर दें। यस, Alright. आवर लास्ट स्टेप इज गार्निश करना। जैसा आप देख रहे हैं, इनकी लेयर जैसे बन रही हैं। तो हम मिक्स करके एप्पल एंड कीवी के ऊपर गार्निश कर देते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको इंडिविजुअली भी रख सकते हैं, सिर्फ कीवी, सिर्फ एप्पल, लेकिन क्योंकि हमें अपने फ्रूट्स पसंद हैं इसलिए हम मिक्स करके डाल दें। That's it, thank you. That's it. Yes. All right. आप इसको बड़े बोल के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक हमने इस तरीके से किया है, तो हम सर्विंग के हिसाब से जो है वो इसको प्रिपेयर करें। तो पर सर्विंग के हिसाब से हमने इसको प्रिपेयर कर लिया है। Yes. इधर मेरे ख्याल है और ऐड कर देते हैं। That looks really nice. I think इसके कलर्स जितना ग्रीन कितना अच्छा पॉप कर रहा है व्हाइट के ऊपर। Exactly. So there you have it. That is our quick recipe. This is called fruit crumble, and I hope you enjoyed it. Now over back to you, Zofsha. जी नाजरीन, आपने देखी रेसिपी आज की, बहुत मज़े की और झटपट रेसिपी थी। इसी तरह की और मज़े की रेसिपीज़ और अच्छे गेस्ट लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहिए हमारे साथ इनाम रमज़ान।